वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच पार्ट 2। पार्ट दूसरा, द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी निवेश करें, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए अपने 30वें, 40वें और अर्धशतक के होने तक प्रतीक्षा करते हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस बात को महसूस करें समय के साथ वह छोटे नहीं हो रहे हैं और जल्द ही उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए अतिरिक्त नकदी की आवश्यकता होगी ताकि वे झील पर एक केबिन या दुनिया भर की यात्रा कर सके। समस्या यह है कि जब तक उन्हें एहसास होता है कि उन्हें निवेश करना चाहिए, तब तक वे मूल्यवान वर्ष खो चुके होते हैं। जबकि स्टॉक उनके पक्ष में काम कर सकते थे, उनका पैसा जमा हो सकता था। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स है उसे खर्च करते हैं जैसे कि कलाना ही ना हो। उनके कई खर्च अपरिहार्य हैं। उनके पास समर्थन के लिए बच्चे हैं, डॉक्टर के बिल, ट्यूशन बिल, बीमा बिल, घर की मरम्मत के बिल, आप इसे नाम दें। अगर कुछ नहीं बचा है तो वे इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्सर काफी कुछ बचा रहता है और फिर भी वे इसे निवेश नहीं करते हैं। वे इसका उपयोग फैंसी रेस्तरां में टैब का भुगतान करने के लिए करते हैं या शोरूम में सबसे महंगी कार पर डाउन पेमेंट करने के लिए करते हैं। इससे पहले कि वे ये जानते, वे अपनी जेब में एक सामाजिक सुरक्षा जांच के अलावा कुछ नहीं के साथ सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें उसी समय खुद को एक तंग बजट में निचोड़ना पड़ता है। जीवन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि आप इसे सामाजिक सुरक्षा पर नहीं जी सकते। सामाजिक सुरक्षा पर जीवित रहना काफी कठिन है। इस भाग्य से बचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि आप घर पर रहते हुए जितनी जल्दी हो सके पैसे बचाना शुरू कर दें। आपके खर्चे कब इतने कम होंगे? आपके पास खिलाने के लिए कोई संतान नहीं है। शायद आपके माता पिता आपको खिला रहे हैं। अगर वे आपको किराए का भुगतान नहीं करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपको नौकरी मिल गई है तो आप आय को निवेश में डुबो सकते हैं जो भविष्य में भुगतान करेगा। जितना अधिक आप अब नमक करते हैं जब आप माता पिता के छेद पर होते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा जब आप दूर चले जाएंगे और आपके खर्च बढ़ जाएंगे। चाहे वह $10 प्रति माह हो, $100 प्रति माह हो या $500 प्रति माह हो, नियमित रूप से जो भी राशि आप वहन कर सकते हैं उसे बचाएं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में 20-30 साल के बच्चे अपने माता पिता के घरों में वापस पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें अपने सिर पर मुफ्त छत और टीवी, वीसीआर, जिम उपकरण आदि का मुफ्त उपयोग मिलता है। इस प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि अमेरिका ने एक नई पीढ़ी के फ्रीलायर्स का उत्पादन किया है, जिनके पास दुनिया में बाहर जाने और इसे अपने दम पर बनाने की क्षमता नहीं है। इसका एक अच्छा पक्ष है जिसके बारे में हमने ज्यादा नहीं सुना है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल के एक शीर्षक को छोड़कर जनरेशन एक सेवानिवृत्ति के लिए बचत शुरू करता है। कहानी का सार यह है कि तथाकथित खोई हुई पीढ़ी या जनरेशन एक से संबंधित 20 कुछ रिलोडिंग चुपचाप अपनी लूट को दूर कर रहे हैं। जाहिर है, इस समूह में अपने माता पिता की तुलना में अधिक बचत करता है बेबी बूमर्स, जो बाद में पैसे बचाने के लिए अभी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। एक्सआरएस ने महसूस किया है कि वे उन्हें बाहर निकालने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने माता पिता को क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने के लिए संघर्ष करते देखा है और वे इस गलती को दोहराने से बचना चाहते हैं। वे वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। जबकि वे अभी भी घर पर हैं, उनके माता पिता टैब उठा रहे हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक विकास है और हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि अधिक किशोर भी इस चीजों के नक्शे कदम पर चलेंगे और एक खरीदने के परिचित जाल में नहीं पड़ेंगे। महंगी कार। कई बच्चे ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही वे पहली स्थिर नौकरी पाते हैं, वे कार भुगतान के गुलाम बन जाते हैं। इस्तेमाल किए गए फोर्ड एस्कॉर्ट के बजाय एक आकर्षक नए कैमेरो में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन लंबे समय में उस तरह का कूल बनना बहुत महंगा है। कूल की कीमत क्या है? निम्नलिखित दो मामलों पर विचार करें जो बिग बेली और सैली कार्टरव्हील। बिग बेली को वॉलमार्ट में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। वह घर पर रह रहा है और हर आखिरी डॉलर की बचत कर रहा है ताकि वह हुड पर रेसिंग स्कूप के साथ $20,000 के मेलों पर $2,000 का डाउन पेमेंट कर सके। वह शेष $18,000 के लिए कार ऋण लेता है। उसके माता पिता को ऋण के लिए हस्ताक्षर करना है, लेकिन बिग बेली भुगतान कर रहा है। ये 11.67% ब्याज पर 5 साल का ऋण है, इसलिए वह हर महीने वित्त कंपनी को $400 भेजता है। वह पहली बार लिफाफा सील करता है, $400 अलविदा कहते हुए चूमता है।
लेकिन वह सब कुछ भूल जाता है जब वह कैमरों में घूम रहा होता है और उसके दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि यह कितनी अच्छी कार है। कुछ महीने बाद दरवाजे पर खरोंच और कालीन पर दाग होते हैं और जब कैमरो पार्किंग में खींचता है तो कोई भी ऊ और आह नहीं कर रहा होता है। यह अब तक सिर्फ एक और कार है बस। लेकिन बिग बेली भुगतान के साथ फंस गया है। कार और कार में सवारी करने के लिए एक तारीख का खर्च उठाने में सक्षम होने के लिए वह एक अतिरिक्त रात की पाली में काम करता है, जिसका अर्थ है कि वह कई तारीखों को प्राप्त करने में बहुत व्यस्त है। 5 साल के अंत में वह कैमेरो से खफा है, जिसने बहुत समय पहले अपना आपा खो दिया था। उसने अंतकार ऋण का भुगतान कर दिया, जिसके लिए उसे ब्याज शुल्क में अतिरिक्त $6000 का खर्च आया। इसलिए ऋण और मूल खरीद मूल्य के बीच बिग बेली ने इस कार में $26,000 का निवेश किया है, जिसमें कर और शुल्क, बीमा प्रीमियम, गैस, तेल और शामिल नहीं है। भरण पोषण। इस बिंदु पर कैमरों में डेंट और दाग हैं और इंजन थोड़ा खुरदरा लगता है। अगर उसने वह चीज बेच दी तो उसे इसके लिए शायद $5000 मिल सकते थे। तो उसे अपने $26,000 निवेश के लिए जो दिखाना है वह एक $5000 की कार है जिसे वह अब और पसंद नहीं करता है। सैली कार्टरव्हील भी घर पर रहती है और बिग बेली से कुछ फीट की दूरी पर वॉलमार्ट चेकआउट लाइन पर काम करती है। लेकिन उसने एक अच्छी कार नहीं खरीदी। उसने बचाए गए $2000 लिए और एक इस्तेमाल किया हुआ फोर्ड एस्कॉर्ट खरीदी। चूंकि सैली ने नकद भुगतान किया था, इसलिए उसके पास कार का कर्ज था। इसलिए वित्त कंपनी को प्रति माह $400 भेजने के बजाय उसने स्टॉक के लिए म्यूचुअल फंड में प्रति माह $400 का निवेश किया। 5 साल बाद जब बिग बेली अपनी आखिरी कार का भुगतान भेज रहे थे, कार्टरव्हील के म्यूचुअल फंड का मूल्य दोगुना हो गया था। फंड के दोगुने होने और फंड में $400 के योगदान की स्थिर धारा के बीच कार्टरव्हील की संपत्ति लगभग $30,000 है। उसके पास एस्कॉर्ट भी है, जो उसे आगे पीछे ठीक करता है। और वह कभी भी डेंट और दाग की चिंता नहीं करती क्योंकि उसने कभी भी अपनी कार को निवेश के रूप में नहीं सोचा था। यह केवल परिवहन है। जैसा कि हम इस आर्थिक नैतिकता की कहानी को छोड़ते हैं, कार्टरव्हील के पास अपने घर पर डाउन पेमेंट करने और अपने माता पिता के घर से बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसा है, जबकि बिग बेली अभी भी जारी है। उसने उसे डेट पर जाने के लिए कहा है, लेकिन वह रियल एस्टेट एजेंट के पास गई है, जो उसे इधर उधर दिखा रहा है। Brought to you by Value Audiobooks. Audiobook Learn to Earn by Peter Lynch, Part 2. लंबी अवधि के लिए निवेश करें। शेयरों में सफल निवेशक बनने के लिए आपका गणित का जानकार होना जरूरी नहीं है। आपको अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अकाउंटिंग की मूल बातें सीखने से मदद मिल सकती है। आपको फी बेटा कप्पा या नेशनल ऑनर सोसाइटी या मेंसा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5वीं कक्षा के अंकगणित पढ़ और कर सकते हैं, तो आपके पास बुनियादी कौशल है। अगली चीज जो आपको चाहिए वह है एक योजना। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां युवा होना आपको पुराने लोगों की तुलना में बड़ा फायदा देता है। आपके माता पिता या आपके दादा दादी स्टॉक के बारे में आपसे अधिक जान सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है उन्होंने गलतियां करके कठिन तरीके से सीखा है। निश्चित रूप से उनके पास निवेश करने के लिए आपसे अधिक पैसा है, लेकिन आपके पास अब तक की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पृष्ठ 113 पर चित्रण दिखाता है कि समय आपकी पॉकेटबुक के लिए कैसे चमत्कार कर सकता है। आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करें, उतना अच्छा है। वास्तव में जल्दी निवेश की गई एक छोटी राशि बाद में निवेश की गई बड़ी राशि की तुलना में लंबे समय में अधिक मूल्य की होती है। क्या आपने पुरानी अभिव्यक्ति समय पैसा है सुना है? इसे समय पैसा बनाता है में संशोधित किया जाना चाहिए। यह एक विजेता संयोजन है। समय और धन को काम करने दें, जबकि आप आराम से बैठकर परिणामों की प्रतीक्षा करें। यदि आपने सबसे ऊपर स्टॉक में निवेश करने का निर्णय लिया है, तो बॉन्ड से परहेज करते हुए आपने भ्रम का एक प्रमुख स्रोत समाप्त कर दिया है। साथ ही आपने बुद्धिमान विकल्प बनाया है। जब हम यह कहते हैं, तो हम मान रहे हैं कि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो स्टॉक के साथ बने रहने के लिए दृढ़ है, चाहे कुछ भी हो। जिन लोगों को 1 साल, 2 साल या 5 साल में अपना पैसा निकालने की जरूरत है, उन्हें पहले शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए। स्टॉक की कीमतें 1 साल से अगले साल तक क्या करेंगी ये बताने वाला कोई नहीं है। जब शेयर बाजार में अपना एक सुधार होता है और स्टॉक पैसा खो देता है, तो जिन लोगों को अपना पैसा निकालना पड़ता है, हो सकता है कि वे जितना डालते हैं उससे बहुत कम लेकर घर जा रहे हों। 20 साल या उससे अधिक समय सही समय सीमा है। स्टॉक के लिए रिकॉर्ड पर सबसे खराब सुधारों से पलटाव करने के लिए यह काफी लंबा है।
और मुनाफे के ढेर के लिए ये काफी लंबा है। कुल रिटर्न में सालाना 11% वह है जो शेयरों ने अतीत में उत्पादित किया है। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन 20 वर्षों के बाद 11% पर $10,000 का निवेश जादुई रूप से $80,623 में बदल जाता है। उस 11% को पाने के लिए आपको बेहतर या बदतर के लिए शेयरों के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करनी होगी। यह एक ऐसी शादी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके पैसे और आपके निवेश के बीच की शादी। आप कौन सी कंपनियों को खरीदना है, इसका विश्लेषण करने में आप एक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास शेयरों को पकड़ने का धैर्य और साहस नहीं है, तो आप एक औसत निवेशक ही रह जाएंगे। यह हमेशा दिमागी ताकत नहीं होती है जो अच्छे निवेशकों को बुरे से अलग करती है। अक्सर यह अनुशासन होता है। अपने स्टॉक के साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। उन सभी स्मार्ट सलाह को अनदेखा करें जो आपको अन्यथा करने के लिए कहती हैं, और एक गूंगा खच्चर की तरह कार्य करें। 50 साल पहले एक पूर्व स्टॉक ब्रोकर फ्रेड श्वेड ने अपनी क्लासिक किताब वेयर आर कस्टमर्स यार्ड्स में यही सलाह दी थी, और यह आज भी लागू होता है। लोग हमेशा वॉल स्ट्रीट पर जीतने के गुप्त फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं, जब सभी के साथ यह उन्हें चेहरे पर घूर रहा होता है। तो उस कंपनियों में कमाई की शक्ति के साथ शेयर खरीदे और बिना किसी अच्छे कारण के उन्हें जाने न दे। शेयर की कीमतों में गिरावट अच्छी वजह नहीं है। आईने के सामने खड़े होना और ये शपथ लेना काफी आसान है कि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, जिन्हें आपके शेयरों पर खरा उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों के किसी भी समूह से पूछें कि कितने लंबी अवधि के निवेशक हैं, और आप हाथों का एक सर्वसम्मत प्रदर्शन देखेंगे। इन दिनों किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो लंबी अवधि के निवेशक होने का दावा नहीं करता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब स्टॉक गोता लगाते हैं। इन तथाकथित दुर्घटनाओं, सुधारों और भालू बाजारों के बारे में अधिक विवरण इस पुस्तक में बाद में पाए जा सकते हैं। कोई भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि एक सुनवाई बाजार कब आएगा। हालांकि वॉल स्ट्रीट के प्रकारों की कोई कम उम्र नहीं है जो इस संबंध में कुशल भाग्य बताने वाले होने का दावा करते हैं। लेकिन जब कोई आता है और 10 में से 9 शेयरों की कीमतें एक साथ गिरती हैं, तो कई निवेशक स्वाभाविक रूप से डर जाते हैं। वे टीवी न्यूज़कास्टर्स को स्थिति का वर्णन करने के लिए आपदा और आपदा जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं, और उन्हें चिंता होने लगती है कि स्टॉक की कीमतें शून्य की ओर बढ़ेंगी और उनका निवेश खत्म हो जाएगा। वे अपने स्टॉक को बिक्री के लिए रखकर अपने पैसे को बचाने का फैसला करते हैं, यहाँ तक कि नुकसान पर भी। वे खुद से कहते हैं कि कुछ वापस पाने से बेहतर है कि कुछ वापस न पा लिया जाए। ये इस बिंदु पर है कि लंबी अवधि के निवेशक होने के दावों के बावजूद लोगों की बड़ी भीड़ अल्पकालिक निवेशक बन जाती है। उन्होंने अपनी भावनाओं को उनमें से बेहतर होने दिया, और वे इस कारण को भूल गए कि उन्होंने पहली जगह में स्टॉक खरीदा अच्छी कंपनियों में शेयर रखने के लिए। वे दहशत में चले जाते हैं क्योंकि स्टॉक की कीमतें कम होती हैं, और कीमतों के वापस आने की प्रतीक्षा करने के बजाय वे इन कम कीमतों पर बेचते हैं। कोई भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, लेकिन वे स्वेच्छा से पैसे खोने के लिए मजबूर होते हैं। इसे साकार किए बिना वे बाजार को समय देने की कोशिश के जाल में फंस गए हैं। यदि आपने उन्हें बताया कि वे बाजार टाइमर थे, तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे। लेकिन जो कोई भी स्टॉक बेचता है क्योंकि बाजार ऊपर या नीचे है, निश्चित रूप से एक बाजार टाइमर है। एक मार्केट टाइमर स्टॉक की कीमतों में शॉर्ट टर्म जिग्स और जैग की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जिससे जल्दी लाभ के साथ बाहर निकलने की उम्मीद होती है। कुछ लोग इस पर पैसा कमा सकते हैं, और कोई भी एक मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं लेकर आया है। वास्तव में अगर किसी को पता चल गया था कि बाजार की लगातार भविष्यवाणी कैसे की जाती है, तो उसका नाम पहले से ही वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से आगे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे ऊपर दिखाई देगा। बाजार को समय देने की कोशिश करें और आप हमेशा अपने आप को स्टॉक से बाहर निकलते हुए पाते हैं जिस समय वे नीचे से टकराते हैं और वापस ऊपर की ओर मुड़ते हैं, और स्टॉक में जब वे ऊपर जाते हैं और वापस नीचे की ओर मुड़ते हैं। सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि वे बदकिस्मत हैं। वास्तव में उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि वे असंभव का प्रयास कर रहे हैं। तो बाजार को मात नहीं दे सकता। लोग ये भी सोचते हैं कि क्रैश और सुधार के दौरान शेयरों में निवेश करना खतरनाक है, लेकिन अगर वे बेचते हैं तो यह केवल खतरनाक है। वे दूसरे प्रकार के खतरे को भूल जाते हैं। उन कुछ जादुई दिनों में शेयरों में निवेश नहीं किया जा रहा है जब कीमतें आसमान छूती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कुछ महत्वपूर्ण दिन आपके पूरे को बना या बिगाड़ सकते हैं। निवेश योजना यहाँ एक विशिष्ट उदाहरण है। 1980 के दशक में
एक समृद्ध 5 साल के दौरान स्टॉक की कीमतों में सालाना 26.3% की वृद्धि हुई। योजना से जुड़े अनुशासित निवेशकों ने अपना पैसा दोगुना किया और फिर कुछ। लेकिन इनमें से अधिकांश लाभ उन 5 वर्षों के दौरान कारोबार के लिए खुले 1276 दिनों में से 40 दिनों में हुआ। यदि आप उन 40 प्रमुख दिनों में स्टॉक से बाहर थे तो अगले सुधार से बचने का प्रयास करते हुए आपका 26.3% वार्षिक लाभ घटाकर 4.3% कर दिया गया था। एक बैंक में एक सीडी 4.3% से अधिक और कम जोखिम पर वापस आ जाती। इसलिए स्टॉक का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, विशेष रूप से यदि आप युवा हैं और समय आपके पक्ष में है, तो आपकी सबसे अच्छी शर्त यह है कि आप उस पैसे का निवेश करें जिसे आप हमेशा के लिए अलग रख सकते हैं। फिर उस पैसे को मोटे और पतले शेयरों में छोड़ दें। आप बुरे समय से पीड़ित होंगे, लेकिन अगर आप कोई शेयर नहीं बेचते हैं तो आप कभी भी वास्तविक नुकसान नहीं उठाएंगे। पूरी तरह से निवेश किए जाने पर आपको उन जादुई और अप्रत्याशित हिस्सों का पूरा लाभ मिलेगा जब स्टॉक अपने अधिकांश लाभ अर्जित करते हैं। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स म्यूचुअल फंड्स। इस बिंदु पर हम दो निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। पहला, आपको शेयरों में निवेश करना चाहिए यदि संभव हो तो, और दूसरा, आपको इन शेयरों को तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि उनके पीछे की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखें। अगली चीज जो आपको तय करनी है वह यह है कि आप अपने स्वयं के स्टॉक चुनें या किसी और को करने दें। आसान रास्ता निकालने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, खासकर यदि आप संख्याओं से ऊब चुके हैं। और कोडक की कमाई का क्या होता है, या क्या नाइकी रीबॉक से बेहतर जूता बनाता है, इसकी परवाह नहीं कर सकते। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड का आविष्कार किया गया था उन लोगों के लिए जो स्टॉक रखना चाहते हैं लेकिन विवरण से परेशान नहीं हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका एकमात्र काम पैसा भेजना होता है, जो आपको फंड में एक निश्चित संख्या में शेयर देता है। आपका पैसा बहुत सारे अन्य लोगों के पैसे के साथ एक साथ है। आप वास्तव में उनसे कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे वहां से बाहर हैं। पूरा ढेर उस विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है जो फंड का प्रबंधन करता है। कम से कम आप आशा करते हैं कि एक विशेषज्ञ प्रभारी है, क्योंकि आप ये पता लगाने के लिए कि कौन से शेयरों को खरीदना है और उन्हें कब खरीदना और बेचना है। एक म्यूचुअल फंड का एक और फायदा है, इसके अलावा एक मैनेजर है जो सभी काम करता है। ये एक साथ कई कंपनियों में निवेश करता है। जैसे ही आप किसी फंड के साथ साइन अप करते हैं, आप स्वतः ही दर्जनों कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, यहां तक कि उन सैकड़ों कंपनियों के भी जिन्हें फंड ने पहले ही खरीद लिया है। चाहे आप $50 का निवेश करें या $50 मिलियन, आप अभी भी फंड के सभी शेयरों के हिस्से के मालिक हैं। यह केवल एक स्टॉक के मालिक होने की तुलना में कम जोखिम भरा है, जो कि यदि आप एक नौसिखिया निवेशक हैं तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। एक विशिष्ट फंड आपको कम से कम 50 या $100 के साथ शुरुआत करने की अनुमति देता है। जब भी आपके पास अतिरिक्त नकदी आती है तो अधिक शेयर खरीदने का मौका मिलता है। कितना और कितनी बार योगदान करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप हर महीने, 3 महीने या 6 महीने में इतनी ही राशि का निवेश करके इसका अनुमान लगा सकते हैं। अंतराल महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक आप दिनचर्या बनाए रखते हैं। क्या आप इस तरह की किस्त योजना में समझदारी देख सकते हैं? एक साल से अगले साल तक शेयर बाजार किस दिशा में जा रहा है, इसको लेकर आपकी चिंताएं खत्म हो गई हैं। एक सुधार या एक भालू बाजार में आपके पसंदीदा फंड के शेयर सस्ते हो जाएंगे, इसलिए आप कम कीमतों पर अधिक खरीद रहे होंगे, और एक बैल बाजार में आप उच्च कीमतों पर अधिक खरीद रहे होंगे। समय के साथ लागतें भी समाप्त हो जाएंगी और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। एक अतिरिक्त आकर्षण के रूप में कई फंड लाभांश के रूप में नकद बोनस का भुगतान करते हैं। यह आपके रास्ते में नियमित रूप से आता है, साल में 4 बार, साल में 2 बार या साल में 12 बार भी। फंड में निवेश करने के लिए खुद को पुरस्कृत करने के लिए आप इस पैसे को मूवी टिकट, कॉम्पैक्ट डिस्क, धूप के चश्मे पर खर्च कर सकते हैं, या आप अधिक शेयर खरीदने के लिए लाभांश का उपयोग करके अपने आप पर एक बड़ा उपकार कर सकते हैं। इसे रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है, और एक बार जब आप इसे चुन लेते हैं तो आपके लाभांश स्वचालित रूप से पुनर्निवेशित हो जाते हैं। आपके पास जितने अधिक शेयर होंगे, फंड की भविष्य की सफलता से आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। यही कारण है कि यदि आप लाभांश को पॉट में फेंक देते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। आप अपने फंड की प्रगति को अखबार में देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप डिज्नी या वेंडी को देखते हैं। एक फंड में एक शेयर की कीमत हर दिन ऊपर और नीचे जाती है,
और यह फंड के पोर्टफोलियो में सभी शेयरों की कीमतों के साथ लॉकर स्टेट में कम या ज्यादा चलती है। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ फंड में निवेश करना चाहते हैं जो सही स्टॉक चुनने की क्षमता रखते हैं। आप प्रबंधकों के लिए जड़ हैं, क्योंकि वे जितना बेहतर करेंगे आप उतना ही बेहतर करेंगे। किसी फंड को अलविदा कहना आसान होता है। आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं, या तो ये सब या इसमें से कुछ, और फंड आपको तुरंत एक चेक भेजेगा। लेकिन जब तक कोई आपात स्थिति न हो और आपको तत्काल नकदी की आवश्यकता न हो, फंड से बाहर निकलना आपके दिमाग में आखिरी चीज होनी चाहिए। आपका लक्ष्य अपने शेयरों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बेचना है। और जितना अधिक आप फंड के साथ रहेंगे, आपका संभावित लाभ उतना ही अधिक होगा। फंड से लाभ में हिस्सा लेने के अवसर के साथ साथ आप प्रबंधन शुल्क और फंड के व्यय का एक हिस्सा भी दे रहे हैं। इन फीस और खर्चों का भुगतान फंड की संपत्ति से किया जाता है, और वे आम तौर पर फंड के आधार पर निवेशकों को 0.5% और 2% सालाना के बीच खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड के मालिक होते हैं, तो आप हर साल कहीं न कहीं 0.5% और 2% के बीच में शुरुआत कर रहे होते हैं। और उसके ऊपर फंड को जब भी कोई स्टॉक खरीदता या बेचता है तो उसे कमीशन देना होता है। प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे चतुराई से और सही स्टॉक चुनकर खर्चों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन पेशेवर स्टॉक पिकर्स को उन लाखों शौकीनों पर एक फायदा है जो अपनी खुद की पिकिंग करते हैं। यह शौक या लोगों के लिए एक शौक है, लेकिन पेशेवरों के लिए यह पूर्णकालिक नौकरी है। वे कंपनियों का अध्ययन करने और वित्तीय रिपोर्टों को समझने का तरीका जानने के लिए बिजनेस स्कूल जाते हैं। उनके पास पुस्तकालय, उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर और उनका बैकअप लेने के लिए एक शोध कर्मचारी है। यदि किसी कंपनी से कोई महत्वपूर्ण समाचार आता है तो वे उसे तुरंत सुन लेते हैं। दूसरी ओर पेशेवर स्टॉक पिकर्स की भी सीमाएं होती हैं जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान बनाती हैं। आप और मैं बिलियर्ड्स के खेल में एक पेशेवर पूल खिलाड़ी को कभी नहीं हरा सकते थे, और हम एक पेशेवर ब्रेन सर्जन से बेहतर ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे पास वॉल स्ट्रीट पर पेशेवरों को हराने का एक अच्छा मौका है। वे फंड मैनेजरों के उस झुंड का हिस्सा हैं जो चरने की प्रवृत्ति रखता है स्टॉक के एक ही चरागाह में। वे वही स्टॉक खरीदने में सहज महसूस करते हैं जो अन्य प्रबंधक खरीद रहे हैं, और वे अपरिचित क्षेत्र में जाने से बचते हैं। इसलिए वे उन रोमांचक संभावनाओं से चूक जाते हैं जो झुंड की सीमाओं के बाहर पाई जा सकती हैं। विशेष रूप से वे नई अनुभवहीन कंपनियों की अनदेखी करते हैं जो अक्सर व्यापार में स्टार प्रदर्शन करने वाली और शेयर बाजार में सबसे बड़ी विजेता बन जाती हैं। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स। अपने खुद के लिए स्टॉक्स पिक करना। यदि आपके पास समय और झुकाव है तो आप एक रोमांचकारी आजीवन साहसिक कार्य शुरू कर सकते हैं। अपने स्वयं के स्टॉक चुनना। म्यूचुअल फंड में निवेश करने की तुलना में यह बहुत अधिक काम है, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वयं के स्टॉक चुनने से बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। समय के साथ शायद आप अधिकांश फंडों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, परंतु आपके सभी स्टॉक नहीं बढ़ेंगे। इतिहास में किसी भी स्टॉक पिकर को कभी भी 100% सफलता दर नहीं मिली है। वॉरेन बफेट ने गलतियां की हैं, और पीटर लिंच उनकी कहानियों के साथ कई नोटबुक भर सकते थे। लेकिन एक दशक में कुछ बड़े विजेताओं की आपको जरूरत है। यदि आपके पास 10 स्टॉक है और उनमें से 3 बड़े विजेता है, तो वे 1 या 2 हारे हुए और 6 या 7 शेयरों के लिए पर्याप्त होंगे जिन्होंने ठीक ठाक ही किया है। यदि आप अपने जीवन काल के शेयरों में कुछ तिगुना खोजने का प्रबंधन कर सकते हैं जो आपके द्वारा भुगतान किए गए 3 गुना बढ़ गए हैं, तो आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, चाहे आप रास्ते में कितने भी हारे हों। और एक बार जब आप किसी कंपनी की प्रगति का अनुसरण करने के बारे में जान जाते हैं, तो आप सफल कंपनियों में अधिक पैसा लगा सकते हैं और फ्लॉप में अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पैसे को एक स्टॉक में बहुत बार तिगुना न करें, लेकिन एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको जीवन भर में केवल कुछ ही तिगुने की आवश्यकता होती है। यहाँ गणित है। यदि आप $10,000 से शुरू करते हैं और इसे 5 बार तिगुना कर लेते हैं, तो आपको $2.4 मिलियन मिलेंगे। और यदि आप इसे 10 बार तिगुना करते हैं तो आपको $590 मिलियन के मालिक होंगे, और 13 बार आप सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। अमेरिका में दरअसल आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने और अपने खुद के स्टॉक खरीदने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। कई निवेशक दोनों करते हैं। म्यूचुअल फंड सेक्शन में ज्यादातर सलाह जल्दी शुरू करने, योजना बनाने, योजना से चिपके रहने और क्रैश और सुधार के बारे में चिंता न करने की सलाह आपके द्वारा चुने गए शेयरों के पोर्टफोलियो पर भी लागू होती है। 2 समस्याएं तुरंत आपके सामने आती हैं।
मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि कौन से स्टॉक को चुनना है? मैं उन्हें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? क्योंकि शेयरों में पैसा लगाने से पहले ये पता लगाना खतरनाक है कि उन्हें कैसे चुनना है। आपको अपनी नकदी को जोखिम में डालने से पहले कुछ अभ्यासों के माध्यम से खुद को रखना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग शेयरों में निवेश करने से पहले उनके बारे में पहली बात जानने से पहले पैसा खो देते हैं। हर समय यह होता रहता है। एक व्यक्ति निवेश में बिना किसी अनुभव के जीवन से गुजरता है, फिर अचानक एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है और इसे शेयर बाजार में फेंक देता है, अंधा, जब वह डिवोट से लाभांश नहीं बता सकता है। कुछ औपचारिक होना चाहिए। वह है इसके लिए प्रशिक्षण, जिस तरह से उन्होंने स्कूल में ड्राइवर सीखी है। हम लोगों को पार्किंग में कुछ सबक दिए और बिना सड़क के नियम सिखाने के सीधा हाईवे पर नहीं डाला। यदि कोई और आपको प्रशिक्षित करने वाला नहीं है, तो कम से कम आप अपने आप को प्रशिक्षण के माध्यम से कागज पर विभिन्न रणनीतियों की कोशिश करके विभिन्न प्रकार के स्टॉक के व्यवहार के तरीके को एक्सपीरियंस करने के लिए शुरू कर सकते हैं। फिर से एक युवा व्यक्ति को एक फायदा होता है। आपके पास कम से कम कुछ समय के लिए काल्पनिक निवेशों के साथ प्रयोग करने का मौका है, क्योंकि आपके पास कई दशक आगे बाकी हैं। जब तक आपके पास निवेश करने के लिए पैसा होगा, तब तक आप इसे वास्तविक रूप से करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आपने फैंटेसी बेसबॉल के बारे में सुना है, जहां आप मेजर लीग रोस्टर से एक काल्पनिक टीम चुनते हैं, यह देखने के लिए कि आपकी टीम की बल्लेबाजी औसत, घरेलू उत्पादन और आगे वास्तविक टीमों के खिलाफ या अन्य फंतासी टीमों के खिलाफ कैसे मापते हैं। आप फंतासी पोर्टफोलियो वाले शेयरों के लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक काल्पनिक बैंक रोल लें, $1 लाख शायद, या $1 मिलियन यदि आप एक बड़े खर्च करने वाले हैं और इसका उपयोग अपनी पसंदीदा कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी 5 पसंदीदा कंपनियां डिज्नी, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट, बेन एंड जेरी और पेप्सी है, तो आप $1 लाख को 5 तरीकों से विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक में एक $20,000 का निवेश कर सकते हैं। 21 अप्रैल 1995 को अपनी आरंभ तिथि के रूप में चुनना। आपकी कल्पना निवेश लाइनअप इस तरह दिखती है। एक बार जब आप अपने शेयरों को चुन लेते हैं और कीमतों को लिख लेते हैं, तो आप अपने लाभ हानि को वैसे ही ट्रैक कर सकते हैं जैसे आप हार्ड कैश में डालते हैं। आप अपने परिणामों की तुलना उन परिणामों से कर सकते हैं जो आपके माता पिता अपने वास्तविक निवेश में प्राप्त कर रहे हैं, यदि उनके पास कोई है, या विभिन्न म्यूचुअल फंडों के परिणामों के लिए, या अन्य पौराणिक पोर्टफोलियो के लिए जो आपके दोस्तों ने बनाए हैं। द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशन द्वारा प्रायोजित और वितरित स्टॉक मार्केट गेम के साथ देश भर के स्कूलों ने फंतासी स्टॉक पिकिंग को कक्षा में लाया है। 1994-95 स्कूल वर्ष के दौरान 6 लाख से अधिक छात्रों ने खेल खेला। वे टीमों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक टीम को यह तय करना होता है कि कौन से स्टॉक को अपने पौराणिक बैंक रोल के साथ खरीदना है। खेल को शुरू से अंत तक लगभग 10 सप्ताह लगते हैं। परिणाम की गणना की जाती है और जिस टीम के शेयरों में अवधि के अंत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, वह खेल जीती है। प्रत्येक स्कूल में विजेता टीम स्थानीय, काउंटी और क्षेत्रीय या राज्य प्रतियोगिताओं में अन्य स्कूलों के विजेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। स्टॉक मार्केट गेम खेलना मजेदार होने के साथ साथ शैक्षिक भी हो सकता है, जब तक कि खिलाड़ियों को निवेश की मूल बातें सिखाई जाती हैं और परिणाम को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण के साथ समस्या यह है कि 13 सप्ताह, 26 सप्ताह या एक वर्ष में स्टॉक की कीमतों का क्या होता है, यह काफी हद तक भाग्य की बात है। अभ्यास सत्र आपको एक सच्ची परीक्षा देने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं चलते हैं। एक शेयर 13 हफ्तों में हार सकता है, लेकिन 3 साल या 5 साल में एक बड़ा विजेता हो सकता है, या ये 13 सप्ताह में विजेता हो सकता है लेकिन सड़क पर हारने वाला। लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक उन कंपनियों के होते हैं जो लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। सफल निवेश की कुंजी सफल कंपनियों को ढूंढना है। अपने प्रशिक्षण सत्रों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको शेयरों की कीमतों का पालन करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। आपको अपने द्वारा चुनी गई कंपनियों के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना होगा और जो उन्हें प्रभावित करता है। यह हमें उन 5 बुनियादी तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग लोग स्टॉक चुनने के लिए करते हैं। यहाँ प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जो सबसे हास्यास्पद से शुरू होता है और सबसे प्रबुद्ध के साथ समाप्त होता है। फर्स्ट, डार्ट्स, स्टॉक पिकिंग का निम्नतम रूप। आप स्टॉक पेज पर डार्ट फेंकते हैं और जहां भी वह उतरता है, आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं, या आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी उंगली को डार्ट के रूप में इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आप भाग्यशाली हों और आपकी उंगली उस स्टॉक पर लगे जो अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन शायद आप नहीं करेंगे।
डार्ट विधि के बारे में आप जो सबसे अच्छी बात कह सकते हैं वह यह है कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। यदि आप यादृच्छिक रूप से स्टॉक लेने के इच्छुक हैं, तो आप पूरे व्यवसाय से बचकर और म्यूचुअल फंड में निवेश करके खुद पर एक एहसान करेंगे। सेकंड, हॉट टिप्स। दूसरा सबसे कम स्टॉक पिकिंग का रूप, जहां कोई और आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए कहता है जो ऊपर जाने के लिए एक चिंच है। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका अंग्रेजी शिक्षक, आपका चाचा हैरी, प्लम्बर, ऑटो मैकेनिक या माली हो सकता है। या हो सकता है कि आप बस में टिप सुन लें। किसी कारण से किसी टिप को सुनने से लोग उस समय की तुलना में अधिक उत्साहित हो जाते हैं जब वह टिप उनके लिए थी। यह संभव है कि अंकल हैरी किसी विशिष्ट कंपनी से सीधे जुड़े हों और जानते हों कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचित टिप उपयोगी हो सकती है, एक सुराग जो आगे की जांच के लायक है। लेकिन खतरनाक प्रकार की गर्म टिप गर्म हवा के अलावा और कुछ नहीं पर आधारित है। यहाँ एक विशिष्ट उदाहरण है होम शॉपिंग नेटवर्क। स्मार्ट पैसा इस स्टॉक को जमा कर रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुरंत खरीद लें। ऐसा लगता है कि चूसने वाला ऊपर जा रहा है। जो लोग सबसे अच्छी कीमत के लिए कई दुकानों की जांच किए बिना $50 का टोस्टर ओवन नहीं खरीदेंगे, वे होम शॉपिंग नेटवर्क जैसे गर्म टिप पर हजारों डॉलर फेंक देंगे। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि वे टिप और होम शॉपिंग स्टॉक क्वाड्रुपल्स को अनदेखा करते हैं, तो वे खोने वाले सभी लाभों से चूकने के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। सच तो ये है, अगर वे होम शॉपिंग नहीं खरीदते हैं और ये चौगुना हो जाता है, तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं खोया है। लोग कभी भी उन शेयरों पर पैसा नहीं खोते हैं जिनके पास उनका स्वामित्व नहीं है। वे केवल पैसे खो देते हैं यदि वे होम शॉपिंग खरीदते हैं और यह नीचे चला जाता है और वे इसे इसके लिए भुगतान से कम पर बेचते हैं। थर्ड, एजुकेटेड टिप्स। ये आप उन विशेषज्ञों से प्राप्त करते हैं जो टीवी पर दिखाई देते हैं या समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उद्धृत किए जाते हैं। फंड मैनेजरों, निवेश सलाहकारों और वॉल स्ट्रीट के अन्य गुरुओं से शिक्षित युक्तियों की एक सतत धारा प्रवाहित होती है। आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इन शिक्षित युक्तियों पर जाने दिया गया है। लाखों पाठक और श्रोता वही सुन रहे हैं जो आप हैं। फिर भी यदि आप एक टिप पर अभिनय का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी विशेषज्ञ से टिप भी ले सकते हैं और अंकल हैरी की टिप को अनदेखा कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है कि विशेषज्ञ ने पर्याप्त होमवर्क किया है एक शिक्षित राय बनाने के लिए, जबकि अंकल हैरी नहीं जानते कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है एक्सपर्ट टिप्स के साथ समस्या यह है कि जब विशेषज्ञ अपना विचार बदलता है, तो आपके पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वह दर्शकों को सूचित करने के लिए टीवी पर वापस न जाए और आप शो को पकड़ न लें। अन्यथा आप स्टॉक पर बने रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि विशेषज्ञ इसे पसंद करता है, जब तक कि वह इसे पसंद करना बंद नहीं कर देता। फोर्थ, द ब्रोकर्स बाय लिस्ट। फुल सर्विस किस्म के स्टॉक ब्रोकर आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, इस पर अपनी सिफारिशें देने में कभी शर्माते नहीं है। अक्सर ये सिफारिशें ब्रोकर के अपने सिर से नहीं आती है। वे विश्लेषकों से आते हैं जो मुख्य कार्यालय में पर्दे के पीछे काम करते हैं, आमतौर पर न्यूयॉर्क में। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित शर्लक हैं जिनका काम कंपनियों या कंपनियों के समूहों के मामलों में ताक झांक करना है। वे ड्रेजिंग के सबूतों के आधार पर सिग्नल खरीदते हैं और सिग्नल बेचते हैं। ब्रोकरेज फर्म अपने विश्लेषकों से खरीद संकेत एकत्र करती है और उन्हें एक खरीद सूची में डालती है, जो आपके सहित सभी दलालों को भेजी जाती है। यदि आपके पास दलाल है, आमतौर पर खरीद सूची को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। रूढ़िवादी निवेशकों के लिए स्टॉक, आक्रामक निवेशकों के लिए स्टॉक, लाभांश का भुगतान करने वाले स्टॉक और आगे। आप खरीद सूची से स्टॉक चुनने के लिए ब्रोकर के साथ काम करके एक उत्कृष्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस तरह आप ब्रोकरेज फर्म के शोध पर भरोसा कर सकते हैं और फिर भी यह चुन सकते हैं कि आपको कौन सा खरीदता है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। एजुकेटेड टिप्स पर भरोसा करने पर इसका एक बड़ा फायदा है। यदि ब्रोकरेज फर्म अपना मन बदल लेती है और आपके किसी स्टॉक को खरीद सूची से बिक्री सूची में ले जाती है, तो आपका ब्रोकर आपको इस तथ्य से अवगत कराएगा। यदि वह नहीं करता है, तो ब्रोकर को अपनी बिक्री सूची में डाल दे। फिफ्थ, डूइंग योर ओन रिसर्च। यह स्टॉक पिकिंग का उच्चतम रूप है। आप स्टॉक चुनते हैं क्योंकि आपको कंपनी पसंद है और आपको कंपनी पसंद है क्योंकि आपने इसका अंदर और बाहर अध्ययन किया है। हो सकता है कि आपने अपने फंतासी पोर्टफोलियो में अपनी 5 पसंदीदा कंपनियों के साथ पहले ही ऐसा कर लिया हो, जैसा कि डिज्नी, नाइकी, बेन एंड जेरी, पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट के उदाहरण में पृष्ठ 127 पर दिखाया गया है।
जितना अधिक आप कंपनियों में निवेश करने के बारे में सीखते हैं, उतना ही कम आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ता है और आप अन्य लोगों की टिप्स का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक को खरीदना है और कब खरीदना है। आपको दो प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होगी। एक प्रकार की जानकारी जो आपको अपनी आंखें खुली रखने से मिलती है और दूसरी प्रकार की आपको संख्याओं का अध्ययन करने से मिलती है। पहला प्रकार, जब भी आप मैकडॉनल्ड्स, सनलास हट इंटरनेशनल या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के स्वामित्व वाले किसी अन्य स्टोर में जाते हैं, तो आप हर बार इकट्ठा होना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दुकान में काम करते हैं, तो और भी बेहतर। आप खुद देख सकते हैं कि ऑपरेशन कुशल है या मैला, अधिक स्टाफ वाला या कम स्टाफ वाला, सुव्यवस्थित या अराजक। आप अपने साथी कर्मचारियों के मनोबल का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाता है कि प्रबंधन लापरवाह है या पैसे को लेकर सावधान। यदि आप ग्राहकों के सामने हैं, तो आप भीड़ को बढ़ा सकते हैं। क्या वे कैश रजिस्टर में लाइन लगा रहे हैं या जगह खाली दिखती है? क्या वे माल से खुश हैं या वे बहुत शिकायत करते हैं? ये छोटे विवरण आपको मूल कंपनी की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या आपने कभी गंदा गैप या खाली मैकडॉनल्ड्स देखा है? किसी भी गैप आउटलेट या मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के कर्मचारियों ने बहुत पहले देखा होगा कि ये ऑपरेशन कितने काल्पनिक रूप से सफल रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी अतिरिक्त नकदी का निवेश किया। ग्राहकों को खोने के लिए एक स्टोर को टूटना नहीं पड़ता है। यह ग्राहकों को खो देगा जब एक और स्टोर साथ आता है जो समान कीमतों या कम कीमतों के लिए बेहतर माल और बेहतर सेवा प्रदान करता है। कर्मचारियों को सबसे पहले पता चलता है कि कोई प्रतियोगी ग्राहकों को कब लुभा रहा है। उन्हें प्रतिस्पर्धी में निवेश करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके पास सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में नौकरी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ग्राहक के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है। हर बार जब आप किसी स्टोर में खरीदारी करते हैं, हैमबर्गर खाते हैं या नया धूप का चश्मा खरीदते हैं, तो आपको मूल्यवान इनपुट मिल रहा है। चारों ओर ब्राउज करके आप देख सकते हैं कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं। अपने दोस्तों को देखकर आप जानते हैं कि वे कौन से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, वे किस ब्रांड का सोडा पी रहे हैं, वे कौन सी फिल्में देख रहे हैं, चाहे रीबॉक अंदर या बाहर है। ये सभी महत्वपूर्ण सुराग हैं जो आपको सही स्टॉक तक ले जा सकते हैं। आश्चर्य होगा कि कितने वयस्क ऐसे सुरागों का पालन करने में विफल रहते हैं। लाखों लोग ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जहां वे संभावित निवेश के साथ दैनिक संपर्क में आते हैं और कभी भी अपनी अग्रिम पंक्ति की सीट का लाभ नहीं उठाते हैं। डॉक्टर जानते हैं कि कौन सी दवा कंपनियां सबसे अच्छी दवाएं बनाती हैं, लेकिन वे हमेशा दवा स्टॉक नहीं खरीदते हैं। बैंकर जानते हैं कि कौन से बैंक सबसे मजबूत है और उनके पास सबसे कम खर्च है और वे सबसे स्मार्ट ऋण लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे बैंक स्टॉक खरीदते हैं। स्टोर मैनेजर और मॉल चलाने वाले लोगों की मासिक बिक्री के आंकड़ों तक पहुंच होती है, इसलिए वे निश्चित रूप से जानते हैं कि कौन से खुदरा विक्रेता सबसे अधिक माल बेच रहे हैं। लेकिन कितने मॉल प्रबंधकों ने विशेष खुदरा शेयरों में निवेश करके खुद को समृद्ध किया है? एक बार जब आप एक स्टॉक पिकर की नजर से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, जहां सब कुछ एक संभावित निवेश है, तो आप उन कंपनियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो उन कंपनियों के साथ व्यापार करती है जिन्होंने आपका ध्यान पहली जगह में लिया। यदि आप किसी अस्पताल में काम करते हैं, तो आप उन कंपनियों के संपर्क में आते हैं जो टांके, सर्जिकल गाउन, सीरिंज, बेड और बेड पैन, एक्सरे उपकरण, ईकेजी चाइन्स बनाती हैं। कंपनियां जो अस्पताल की लागत कम रखने में मदद करती हैं। स्वास्थ्य बीमा लिखने वाली कंपनियां, कंपनियां जो बिलिंग करती हैं। किराने की दुकान कंपनियों का एक और बड़ा केंद्र है। उनमें से दर्जनों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक गलियारे में किया जाता है। आप ये भी नोटिस करना शुरू करते हैं कि एक प्रतियोगी उस कंपनी से बेहतर काम कर रहा है जिसने आपको काम पर रखा है। जब लोग क्रिसलर मिनीवैन खरीदने के लिए लाइन लगा रहे थे, यह सिर्फ क्रिसलर सेल्समैन नहीं थे जिन्होंने महसूस किया कि क्रिसलर रिकॉर्ड मुनाफा कमाने की राह पर है। ये ब्यूक सेल्समैन भी ब्लॉक के नीचे थे जो अपने खाली शोरूम के आसपास बैठे थे और महसूस किया कि बहुत सारे ब्यूक ग्राहकों ने क्रिसलर में स्विच किया होगा। यह हमें संख्या में लाता है। एक कंपनी एक लोकप्रिय उत्पाद बनाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्टॉक को स्वचालित रूप से खरीदना चाहिए। निवेश करने से पहले आपको और भी बहुत कुछ जानना होगा। आपको यह जानना होगा कि क्या कंपनी अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रही है या इसे बर्बाद कर रही है। आपको यह जानना होगा कि यह कितना बकाया है बैंक। आपको यह जानना होगा कि क्या बिक्री बढ़ रही है और कितनी तेजी से।
आपको यह जानना होगा कि इसने पिछले वर्षों में कितना पैसा कमाया और भविष्य में यह कितनी कमाई की उम्मीद कर सकता है। आपको यह जानना होगा कि क्या स्टॉक उचित मूल्य पर, सौदेबाजी की कीमत पर या बहुत अधिक कीमत पर बिक रहा है। आपको यह जानना होगा कि क्या कंपनी लाभांश का भुगतान कर रही है, तो कितना लाभांश और कितनी बार उठाया गया है। आय, बिक्री, ऋण, लाभांश, स्टॉक की कीमत, ये कुछ प्रमुख संख्याएं हैं जिनका स्टॉक पिकर्स को पालन करना चाहिए। लोग इन नंबरों को पढ़ना और उनकी व्याख्या करना सीखने के लिए ग्रेजुएट स्कूल जाते हैं, इसलिए यह ऐसा विषय नहीं है जिसे इस तरह के प्राइमर में गहराई से कवर किया जा सके। सबसे अच्छा हम यह कर सकते हैं कि आपको कंपनी के वित्त के बुनियादी तत्वों पर एक झलक दे, ताकि आप यह देखना शुरू कर सके कि संख्याएं एक साथ कैसे फिट होती हैं। आपको यह जानकारी परिशिष्ट 2 में मिलेगी। नंबर पढ़ना, बैलेंस शीट को कैसे समझे। कोई भी निवेशक संभवतः उन 13,000 से अधिक कंपनियों के साथ बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकता है जिनके शेयरों का कारोबार आज यूएस बाजारों में प्रमुख एक्सचेंजों पर किया जाता है। यही कारण है कि शौकिया और पेशेवर समान रूप से किसी न किसी प्रकार की कंपनी या किसी अन्य में विशेषज्ञता के द्वारा अपने विकल्पों में कटौती करने के लिए मजबूर है। उदाहरण के लिए, कुछ निवेशक केवल उन्हीं कंपनियों में स्टॉक खरीदते हैं जिन्हें अपने लाभांश बढ़ाने की आदत होती है। अन्य लोग ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी कमाई सालाना कम से कम 20% बढ़ रही हो। आप एक निश्चित उद्योग में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बिजली के उपयोग या रेस्तरां या बैंक। आप छोटी कंपनियों या बड़ी कंपनियों, नई कंपनियों या पुरानी कंपनियों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आप उन कंपनियों में विशेषज्ञ हो सकते हैं जो कठिन समय में गिर गई हैं और वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें टर्न अराउंड कहा जाता है। इस बिल्ली की त्वचा के सैकड़ों अलग अलग तरीके हैं। निवेश एक सटीक विज्ञान नहीं है, और आप संख्याओं का कितना भी अध्ययन करें और कंपनी के पिछले प्रदर्शन के बारे में कितना भी सीखें, आप कभी भी इसके भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। कल क्या होगा यह हमेशा अनुमान होता है। एक निवेशक के रूप में आपका काम शिक्षित अनुमान लगाना है, न कि यूं ही अनुमान लगाना। आपका काम स्टॉक चुनना है और उनके लिए बहुत अधिक भुगतान नहीं करना है। फिर रखना, आप जिस कंपनी के मालिक हैं उससे आने वाली अच्छी खबरें या बुरी खबरें देखना। जोखिमों को न्यूनतम रखने के लिए आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। ब्रॉट टू यू बाय वैल्यू ऑडियो बुक्स। हाउ टू कैच 12 बागर। यदि आप किसी स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको कहानी जाननी होगी। ऐसे में निवेशक खुद को मुश्किल में डालते हैं। वे कहानी जाने बिना स्टॉक खरीदते हैं और वे स्टॉक की कीमत को ट्रैक करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र विवरण है जिसे वे समझते हैं। जब कीमत बढ़ जाती है तो वे सोचते हैं कि कंपनी अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब कीमत रुक जाती है या नीचे जाती है तो वे ऊब जाते हैं या वे विश्वास खो देते हैं, इसलिए वे अपने शेयर बेचते हैं। कहानी के साथ कीमत को भ्रमित करना एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। यह लोगों को दुर्घटनाओं और सुधारों के दौरान स्टॉक से बाहर निकलने का कारण बनता है, जब कीमतें सबसे कम होती हैं। जो उन्हें लगता है कि उनका मतलब है कि वे जिन कंपनियों के मालिक हैं वे टॉसी आकार में होनी चाहिए। इससे उन्हें कीमत कम होने पर अधिक शेयर खरीदने का मौका गंवाना पड़ता है, लेकिन कंपनी अभी भी शानदार स्थिति में है। कहानी आपको बताती है कि भविष्य में मुनाफा कमाने के लिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है या नुकसान। अगर यह दुख की कहानी है, यह पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ कहानियां दूसरों की तुलना में अधिक जटिल होती हैं। एक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की तुलना में जिन कंपनियों के कई अलग अलग डिवीजन हैं, उनका पालन करना कठिन है, और कहानी सरल होने पर भी यह निर्णायक नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब तस्वीर स्पष्ट होती है और औसत निवेशक यह देखने के लिए एकदम सही स्थिति में होता है कि यह कितना रोमांचक है। ये ऐसे समय होते हैं जब किसी कंपनी को समझना वास्तव में भुगतान कर सकता है। आइए विभिन्न अवधियों के 2 उदाहरणों पर विचार करें। नाइकी एक साधारण व्यवसाय है। यह स्नीकर्स बनाता है। फास्ट फूड और विशेष खुदरा विक्रेताओं के साथ यह एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई भी निकाय अनुसरण कर सकता है। 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, क्या नाइकी पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक स्नीकर्स बेच रहा है। दूसरा, क्या ये अपने द्वारा बेचे जाने वाले स्नीकर्स पर अच्छा लाभ कमा रही है। तीसरा, क्या ये अगले साल और उसके बाद के वर्षों में और अधिक स्नीकर्स बेचेगा। 1987 में निवेशकों को कुछ निश्चित उत्तर मिले जो तिमाही रिपोर्ट और प्रत्येक शेयर धारक को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट में पहुंचे। 1980 में सार्वजनिक होने के बाद से नाइकी का स्टॉक हर जगह उछल रहा था। 1984 में $5 से कूदकर 1986 में $10 तक, $5 पर वापस गिरकर
1987 में $10 तक। इस कहानी के दृश्यों को देखते हुए स्नीकर्स की संभावनाएं उज्जवल नहीं लग रही थी। हर कोई उन्हें पहन रहा था, टॉडियर, किशोर, यहाँ तक कि वयस्क भी जिन्होंने बच्चे होने के बाद से स्नीकर्स नहीं पहने थे। टेनिस, जॉगिंग, बास्केटबॉल के लिए अलग अलग स्नीकर्स थे। आप इसे नाम दें। यह स्पष्ट था कि स्नीकर्स की मांग बढ़ रही थी और नाइके एक बड़ा आपूर्तिकर्ता था। फिर भी कंपनी किसी न किसी खिंचाव में चली गई थी, जहां उसकी बिक्री, कमाई और भविष्य की बिक्री में गिरावट आ रही थी। यह घटनाओं का एक बहुत ही निराशाजनक मोड़ था, जैसा कि शेयरधारकों को पता चला जब उन्हें अपनी पहली तिमाही 1987 की रिपोर्ट मिली। जैसा कि कई कंपनियों के साथ रिवाज है, नाइके का वर्ष जून में शुरू होता है, इसलिए 1987 की पहली तिमाही अगस्त 1986 में समाप्त होती है। यदि आपके पास नाइके का स्वामित्व है, तो आपको अक्टूबर 1986 की शुरुआत में मेल में खबर मिली, बिक्री 22% कम थी, कमाई 38% नीचे है और वायदा, भविष्य के आदेश 39% नीचे है। नाइकी के और शेयर खरीदने का यह अच्छा समय नहीं था। दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जनवरी 6, 1987 को डाक से भेजी गई थी। परिणाम पहली तिमाही की तरह ही खराब थे और तीसरी तिमाही ज्यादा बेहतर नहीं थी। फिर देखो और देखो, चौथी तिमाही की रिपोर्ट में, जो जुलाई 1987 के अंत में वार्षिक रिपोर्ट के साथ आई, एक सकारात्मक टिप्पणी थी। बिक्री अभी भी कम थी, लेकिन केवल 3%। कमाई अभी भी कम थी, लेकिन भविष्य के आदेश चालू हो गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भर के स्टोर अधिक नाइके स्नीकर्स खरीद रहे थे। वे ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि वे और नाइके स्नीकर्स बेच सकते हैं। उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़कर आपको ये भी पता चल गया होगा कि अपनी कई तिमाहियों में घटती आय के बावजूद नाइकी अभी भी अच्छा मुनाफा कमा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्नीकर्स बहुत कम लागत वाला व्यवसाय है। यह स्टील व्यवसाय की तरह नहीं है, जहां आपको महंगी फैक्ट्रियां बनानी और बनाए रखनी होती है। स्नीकर व्यवसाय में आपको बस एक बड़ा कमरा और सिलाई मशीनों का एक गुच्छा और अपेक्षाकृत सस्ती सामग्री की आवश्यकता होती है। नाइके के पास बहुत सारी नकदी थी और वह उत्कृष्ट वित्तीय स्थिति में था। जब आपने 1988 की पहली तिमाही की रिपोर्ट खोली, जो सितंबर 1987 के अंत में आई, तो आपको शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास हो। बिक्री में 10%, आय में 68% और भविष्य के ऑर्डर में 61% की वृद्धि हुई। यह इस बात का सबूत था कि नाइके एक रोल पर था। वास्तव में रोल 5 और वर्षों तक चला, उच्च बिक्री और उच्च आय के सीधे 20 तिमाहियों। सितंबर 1987 में आप अभी तक 20 सीधी तिमाहियों के बारे में नहीं जानते थे। आप खुश थे कि कंपनी ने खुद को बदल लिया था, लेकिन आप अधिक स्टॉक खरीदने के लिए जल्दी नहीं कर रहे थे। आप उस कीमत को लेकर चिंतित थे, जो तेजी से $7 से $12.50 तक बढ़ गई थी। तो आपने आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा की और इस बार आप भाग्यशाली रहे। अक्टूबर 1987 के क्रैश में स्टॉक की कीमतें नीचे आ गईं। निवेशक जो स्टॉक की कीमत को कहानी के साथ भ्रमित करते हैं, वे अपने स्वामित्व वाली सभी चीजों को बेच रहे थे, जिसमें उनके नाइकी शेयर भी शामिल थे। उन्होंने रात की खबरों पर टिप्पणीकारों को वित्तीय बाजारों के विश्वव्यापी पतन की भविष्यवाणी करते हुए सुना। इस हंगामे के बीच आपने अपना सिर रखा, क्योंकि आपको एहसास हुआ कि नाइकी की कहानी बेहतर हो रही है। द क्रैश ने आपको एक उपहार दिया, नाइकी के अधिक शेयरों को सौदेबाजी की कीमत पर खरीदने का अवसर। क्रैश के बाद स्टॉक गिरकर $7 हो गया और 8 दिनों के लिए उस स्तर पर बैठा रहा, इसलिए आपके पास अपने ब्रोकर को कॉल करने के लिए बहुत समय था। वहां से यह 5 साल की चढ़ाई शुरू होकर $90 तक पहुंच गई, जबकि कहानी बेहतर होती रही। 1992 के अंत तक नाइके के शेयर 1987 में आपके द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से 12 गुना अधिक थे। यह आपका 12 बैगर है। यहाँ तक कि अगर आप क्रैश के बाद $7 प्रति शेयर के लिए नाइके को खरीदने से चूक गए, तो आप इसे 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद खरीद सकते थे, क्योंकि आपको मेल में प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट अच्छी संख्या दिखाती रही। अपने पैसे का 12 गुना बढ़ाने के बजाय आपने अपने पैसे का 10 या 8 या 6 गुना कमाया होता। पार्ट 2 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हो। उसके साथ ही शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छा सीखने जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और काम की वीडियो में।